हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस में जोरदार घमासान मच गया है। कांग्रेस की बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी बाबली चौधरी के पति सुशील चौधरी ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुशील ने दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी पर जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस के बाहर निकालने की जोरदार मांग की है। नहीं, सुशील ने चौधरी यशवीर और डॉक्टर गौरव चौधरी को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र चौधरी को 2 जिला पंचायत सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें तुरंत ही नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बेड़ा गर्क करने में चौधरी यशवीर सिंह, गौरव चौधरी, चौधरी राजेंद्र सिंह लगे हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया और उसमें मास्टर सतपाल भी लगा हुआ है। इन्होंने चारों ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया और पार्टी के सभी कैंडिडेटों को हराने का काम करा। खुद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए और जिस प्रकार इन्होंने पार्टी में इनके रोष वो आपको सबको पता लग गया। पूरे जिले में पार्टी की इन्होंने जहाँ भी जिस सीटों वो भी कैंपेन करी वही सीट उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई हैं। ये जनता ने इन्हें अपने रोष का बदला दे दिया है। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जितने दायित्वधारी हैं माननीय सीएम साहब को जितने भी दायित्वधारी हैं उनकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं करा। उनके क्षेत्रों में पार्टी के कैंडिडेट सब हारे हैं। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव की कांग्रेस हाईकमान की समीक्षा करनी चाहिए और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद ने सुशील चौधरी के बयान में सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि पार्टी विरोधी काम करने वालों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। सीटें थी ना, 7 सीटें तो हमने फ्री छोड़ रखी थी कांग्रेस की और कुछ 2-4 में आपसी मन मुटाव की वजह से ग्रुपबाजी की वजह से थोड़े हारे हैं। वे भी है हमारे कांग्रेसी हैं, निर्दलीय ज़्यादातर हमारे ही हैं और सब हमारे साथ। उनकी सबकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी का मुख्यमंत्री के पास जाएगी और मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोगा नगर निगम को बने करीब 1 साल हो चुका है और पिछले समय से मेयर पद पर चली आ रही खींचातानी के कारण मोगा विकास के काम डब पड़े हैं। लेकिन आज स्वसम्मति के डब पड़े विकास के कामों को करने के लिए सभी 50 वार्डों के पार्षदों ने इकट्ठे बैठकर सहमति दी और 50 करोड़ के यह काम जल्दी ही शुरू कर दिए जाएंगे। इस मीटिंग में मोगा के एमएलए जोगिंदर पाल जैन सभी पार्षदों का धन्यवाद भी किया और आवारा पशुओं, नालियों, सड़कों और सीवेज का काफी काम होने वाला है जिनको पूरा करवाने के लिए आज हरी झंडी दी गई है। इस मौके पर नगर निगम के सभी अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद। इस मौके पर एमएलए जोगिंदर पाल जैन ने बताया कि आज मोगा नगर निगम के सभी पार्षदों की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें सभी 50 पार्षदों ने अपने वार्ड में होने वाले विकास के कामों के बारे में चर्चा की। निकामी है क्योंकि सरकार बनी तकरीबन 11 महीने हो गए और 11 महीने के सारी डिवेलपमेंट जो हुण तक नहीं हुई ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਗਾ। चलो हुण भी मैं कहना भी इमीडिएटली अजे एक्सपीडाइट करके साडे कोल टाइम कितना का सरकार कोले भी ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਪਲੇ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਤੇ ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ तो मैं भी तुसी मिस करता है ओ पा दियो मेरे साहब पाता है जी हो मेरे साहब पा दियो आउट ऑफ द एजेंडा विच पै गया जी। जिनमें सड़क, नालियां, सीवेज, सफाई, आवारा पशुओं की समस्या थी, उन सब का एस्टीमेट करीब 41 करोड़ का बना है। वह सब पास कर दिए हैं। इस साल ये सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। इससे शहर चमकने लग जाएगा। LED लगाने के लिए स्पेशल जोड़ दिया गया है। कटिहार के कदवा थाना के मुकुरिया गांव में एक लोमहर्षक घटना सामने आई है। महज 500 रुपए के चक्कर में जहर खाने से पिता पुत्री की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। पूरी घटना इस प्रकार है कि जिले के कदवा थाना के मुकुरिया गांव में रुदुल तांती की 5वीं वर्ग में पढ़ने वाली पुत्री मीना कुमारी अपने पिता से प्राइवेट ट्यूटर को पढ़ाने के एवज में 500 रुपए देने की मांग की, जिस पर रुदुल तांती ने बाद में देने की बात कहकर मामले को टाल दिया। पिता का मामले को हल्के में टालना पुत्री मीना कुमारी पर नागवार गुजरा। उसने गुस्से में कमरे में जाकर खेती के लिए रखे कीटनाशक को खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कीटनाशक खाने से बेटी की हुई मौत से पिता पर मातम टूट पड़ा। स्कूल के लिए उसको 500 रुपया चाहता था। सर मांग रहा था लड़की से और लड़की ने फादर से रुपया मांगा कि हमें 500 रुपया की ज़रूरत है और फादर बोले अभी नहीं है कल देंगे। इतना में अपना सिस्टर को
गुस्सा आ गया, तो वो घर में दवाई थी, दवाई खा ली। और मेरा छोटा भाई था, छोटा भाई उसे दवाई खाते हुए देख ली और फादर को बोल दी कि दीदी दवाई खाई है। तो फादर बोला कौन दवाई है, लाओ। तो मेरा भाई दवाई दिखाया, मेरा फादर उसका दवाई छीन कर वो भी खा ली। और हमको सुनने में ये आया कि बाप से इन्होंने रुपया मांगा इसलिए कि जो ट्यूशन पढ़ता था, ये ट्यूशन पढ़ने के लिए रुपया मांगा, रुपया घर में नहीं था। तो ये लड़की को कहा कि रुपया नहीं है, और लड़की जो बोला रुपया नहीं दीजिएगा तो काम कैसे होगा वहाँ आगे। बस इन्होंने क्या किया, फिर उसको कोई बात कहा होगा गुस्सा में, तो उसको लड़की हो गई गुस्सा। घर के अंदर जो है मकई में दवाई देने वाला दे करके ला करके दवाई रखा था। बस लड़की ने दवाई निकाल के लाया, बस खा गया। खाने के बाद छोटा भाई घर में था और भाई ने उनको देख लिया। देखने की बाद तो बताया उनके पिताजी को, पिताजी इन्होंने दवाई खा ली। तो दवाई जब खा लिया तो फिर कहा दवाई कौन सा दवाई खाया दिखाओ हमें। बट वो जो दिखाया दवाई वो झपट के लिया हाथ से, वो भी उसी टाइम पी लिया, बस हाथों हाथ पिताजी भी पी लिया, दोनों एक साथ मर गया। कदवा थाना पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला आज अमृतसर पहुंचे और बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, वह मनाने के लिए अमृतसर के आर्ट गैलरी में पहुंचे। इस मौके पर विजय सांपला ने कहा कि पठानकोट में आतंकी हमले के बाद फेसिंग पर ध्यान रखा जा रहा है। जहां फेसिंग नहीं है उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है और जहां पर फेसिंग कमजोर है उसको भी ठीक किया जा रहा है। साथ ही पंजाब के सतह बाकी राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 2015 तो लेके 14 अप्रैल 2016 तक 125वां जन्म वर्ष ਜਿਹੜੇ ਗੰਢ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र में एक जिम्मेवारी थापी गई है और उसके तहत ही अज जो अज का एक कार्यक्रम तुसीं देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला आज बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने अमृतसर की आर्ट गैलरी में पहुंचे। इस मौके पर विजय सांपला ने कहा कि उन्हें देश की एजेंसीज पर पूरा विश्वास है और देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सबको देश की एजेंसीज पर विश्वास होना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलितों पर पहले भी अत्याचार किए जाते थे और अब भी किए जाते हैं, लेकिन अभी मीडिया काफी मजबूत हो गया है। पहले जहां उन्हें बाद में पता चलता था और अब मीडिया की वजह से उन्हें सब कुछ जल्दी पता चल जाता है। साडी देश सुरक्षा एजेंसियां सारियां दे उत्ते भरोसा है और वो जो काम कर रही हैं वो ठीक दिशा वाल अपना काम कर रही हैं और सानू भी सारियां नू उन्हां दे सहयोग करना चाहिए और बजाय कि असीं वो किसी दे उत्ते किंतु करदे असीं उन्होंने जिहड़ा उन्हां दा सहयोग करके देश की एकता अखंडता नू जिहड़ा बनाए रखना चाहिए। दिल्ली से लाहौर जाने वाली सदाए सरहद बस को आज शिव सैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कड़ी सुरक्षा होने के कारण शिव सैनिक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और लगभग 25 शिव सैनिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे देश के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए और उनके साथ व्यापार भी खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हमेशा ही पाकिस्तान ने भारत को पीठ पीछे छुरा घोंपा है। दूसरी तरफ पुलिस ने पठानकोट हमले के बाद दिल्ली लाहौर के बीच चलने वाली बस और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की सुरक्षा बढ़ा दी। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ एक्शन ले रहे हैं। 8 जनवरी को पूरे हिमाचल के साथ सुंदरनगर में नगर परिषद के चुनाव 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। मत डालने का समय सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। नगर परिषद के चुनावों को ध्यान में रखते हुए डीएसपी सुंदरनगर कुलभूषण वर्मा ने बताया 10 जनवरी को नगर परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए पूरे नगर परिषद सुंदरनगर के क्षेत्र में 18 पोलिंग बूथ निर्धारित किए गए हैं। इसमें एक हाइपर सेंसिटिव है और 8 सेंसिटिव व 9 ऑर्डिनरी पोलिंग बूथ निर्धारित हैं। हाइपर और सेंसिटिव में ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और शाम 5 बजे के बाद पंचायत समिति हॉल में मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। 10 जनवरी को नगर परिषद सुंदरनगर के
चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए पूरे कमेटी एरिया में 18 पोलिंग बूथ निश्चित किए गए हैं, जिसमें से एक हाइपर सेंसिटिव है, 8 सेंसिटिव पोलिंग बूथ बताए गए हैं और 9 उसमें ऑर्डिनरी पोलिंग बूथ है। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव में ज़्यादा स्टाफ की तैनाती की जाएगी और शाम के वक्त में 5 बजे के बाद पंचायत समिति हॉल में मतगणना उसी दिन की जाएगी। सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल भी मंडी हेडक्वार्टर से बुलाया जाएगा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। अतिरिक्त पुलिस बल पुलिस हेडक्वार्टर मंडी से व अन्य जगहों से बुलाया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे कॉर्बेट पार्क के अधिकारी खासे खुश हैं। आपको बता दें कि केवल कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या 215 के आसपास है, जबकि इससे पूर्व में कॉर्बेट पार्क में केवल 165 के आसपास बाघ थे। कॉर्बेट पार्क में हो रही बाघों की संख्या में बढ़ोतरी से सरकार अधिकारी खासे खुश हैं। वहीं पर्यटकों को भी इस बार कॉर्बेट पार्क में बाघों को देखने का ज्यादा मौका मिलेगा। हालांकि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारी मानते हैं कि बाघों के संरक्षण में चुनौतियां भी हैं। जो भारत सरकार के नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा टाइगर्स का एस्टिमेशन 2014 में पूरे भारतवर्ष में किया गया था, उसके टाइगर रिजर्ववार विवरण हमें उपलब्ध हो पाया है और उस विवरण के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 215 आंकी गई है और ये दोहरा शतक हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। रामनगर वन विभाग के पल्लवगढ़ टाइगर कंजर्वेशन में 45 साल के बाद विलुप्त प्रजाति का लकड़बग्गा कैमरा में कैद हुआ है। इससे पूर्व 1972 में एक ऐसा ही लकड़बग्गा मरा हुआ रामनगर के मोहान में पाया गया था। यह लकड़बग्गा जिस प्रजाति का है उसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म होता जा रहा है। इनकी ज्यादा आबादी सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक का ये मामला चौंकाने वाला है। लिहाजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। साथ ही कई और जगह कैमरा लगाए जा रहे हैं ताकि इस बारे में जानकारी मिल सके कि क्या एक पूरा झुंड यहाँ मौजूद है या केवल अकेली लकड़बग्गा यहाँ है। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का हाथी गलियार एरिया है, वहाँ पे ये कैमरा कैप्चरिंग हुई में आया हुआ है। कई पूरे साल भर से ये कैमरा ट्रैपिंग हो रही थी। इसमें स्मॉल मैमल्स का और इस तरह के जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ट्रैपिंग की एक मुहिम थी, जिसके अंतर्गत एक दुर्लभ प्रजाति का स्ट्राइप्ड हैना कैमरा ट्रैप में आया हुआ है। फिलहाल वन महकमा इस कामयाबी से खासा खुश नजर आ रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उत्तराखंड आपदा में 1500 करोड़ रुपए का हिसाब गायब मिलने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरा है। रामनगर पहुंचे भट्ट ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि यह आरोप भाजपा के नहीं है, यह तथ्य सूचना के अधिकार से मिले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना है कि इतना पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले की सीबीआई जांच कराएं। हम सीएम साहब को चुनौती देते हैं, साबित हमको नहीं करना होता है, वो निर्दोष हैं वो साबित करके दिखवाएं, क्योंकि उनकी सरकार पर ये कलंक लगा है कि उन्होंने केंद्र से आए पैसे का 1509 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है। ये हमने नहीं लगाया है। सूचना के अधिकार में जो जिन्होंने सूचना ली है उन्होंने केंद्र से भी ली है और राज्य से भी ली है। दोनों का अंतर 1509 करोड़ का आया है। इसलिए ये आपको सिद्ध करके जनता को बताना है कि हमने 1509 करोड़ रुपए का कोई गबन नहीं किया है, खुर्द-बुर्द नहीं किया है। ये आपके ऊपर आरोप है, आपको सीबीआई इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। आप सीबीआई इंक्वायरी से डर क्यों रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचने पर भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल शुक्रवार को रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम के औद्योगिक सलाहकार रणजीत रावत भी मौजूद रहे। यहां पहुंचे अग्रवाल ने इस टूर्नामेंट को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 2018 में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे और इसे प्रदेश सरकार अपने दम पर आयोजित कराएगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 1 रुपया भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
जिससे कि युवा खेल के प्रति आकर्षित हों। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर एक खेलों का हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक वातावरण बन रहा है और 2018 के गेम्स के लिए हम अपने बलबूते पर, हम अपने दम पर जो अवस्थापना सुविधाएं वो विकसित कर रहे हैं। अभी तक केंद्र की ओर से हमें कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है, लेकिन हम बिल्कुल इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि 2018 के गेम्स हम राज्य के अंदर कराएंगे। और मैं ये जो खेल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से कुछ न कुछ उनको प्रोत्साहन राशि देती है। यहाँ पे भी हमने 2 लाख रुपए की घोषणा की है, उनको 2 लाख रुपए हम देंगे। हरिद्वार में हुए पंचायती चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर सीएम हरीश रावत द्वारा दिए गए बयान के आए नतीजों से डर लगने लगा है। खेल मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है हमें सचेत रहना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने डर इस बात के लिए नहीं कहा कि डर लगने लगा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें सचेत रहना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ट्विटर पर जनता के सवालों के जवाब में अंबाला के रहने वाले मोहित ने अंबाला की गंदगी को फोटो सीएम के ट्विटर पर पोस्ट की, जिस पर सीएम ने उन्हें आज कुछ और इस तरह की तस्वीरें डालने के लिए कहा। अंबाला के मुख्य बाजार में रेडीमेड कपड़ों का शोरूम चलाने वाले मोहित नामक व्यक्ति ने यहां फैली गंदगी की नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर गंदगी की वीडियो और स्टिल फोटो पोस्ट कर सीएम को सच्चाई से अवगत कराया। मोहित ने सीएम को लिखा कि अंबाला के नगर निगम कमिश्नर गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिसके जवाब में सीएम ने लिखा, मुझे खुशी होगी कि कल इसी समय इसी स्थान का नया फोटो ट्वीट करें। मोहित ने बताया कि उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को यहां की गंदगी की कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए उन्होंने सीएम को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सीएम की ये मुहिम अच्छी है, लेकिन अगर इस मुहिम के तहत काम हो तब। मैंने यहाँ की गंदगी को लेकर बहुत बार यहाँ के जो लोकल हमारे अभी नए निगम कमिश्नर आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करी है, उन्हें बहुत बारी फ़ोन किया है। इनफैक्ट उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर को बहुत बारी फ़ोन किया है कि जितनी यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, नाले भरे हुए हैं, पर उसको लेकर आज तक कभी यहाँ पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज पर जो हमारे माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना 4 से लेकर 5 बजे तक अपने ट्विटर अकाउंट पे जो एक मुहिम चलाई थी, उसके तहत मैंने अपनी जो मेरे को परेशानियां थी, जो यहाँ पे अंबाला को लेकर गंदगी की समस्याएं हैं, जो प्रशासन नहीं सुन रहा, उसको लेकर मैंने उन्हें पोस्ट किया था। तो वहां से उनका मेरे को ट्विटर पे मैसेज आया था कि आपको कल इसी जगह पे आप इसी जगह की दोबारा फोटो खींच के डालिएगा। तो हो सकता है कि मुझे एक उम्मीद बंदी है कि मेरी इस कार्रवाई को लेकर जो मैंने उनको कंप्लेंट दिया है कि इस पे कोई प्रशासन आके अमल करता है कुछ। शनिवार सुबह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने रतिया रोड पर स्थित शनिदेव मंदिर में शनि अमावस्या पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पहुंचने पर बराला का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बराला ने शनि अमावस्या को लेकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बराला ने कहा कि भारतीय संस्कृति देश प्रदेश की सुख शांति का संदेश देती है। उन्होंने पूरी दुनिया में सुख शांति रहे इसकी कामना भगवान से की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बराला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। मेनका जी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगला दृष्टिकोण जो होगा, लेकिन जिस प्रकार प्रदेश में महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से महिला थाने खोलना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति इस प्रकार का संदेश पूरी दुनिया के सुख शांति के लिए देती है। मैंने भी आज शनिदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना की है। इसी मंत्र को लेकर के मैंने शनि महाराज के चरणों में ये प्रार्थना की है कि पूरी दुनिया का कल्याण वे करें। हाजीपुर के नगर थाना अंतर्गत हेला बाजार में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 हथियारबंद अपराधियों ने शहर के नामी चिकित्सक के क्लिनिक पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी के चलते क्लिनिक पर मौजूद कर्मियों और मरीजों के बीच दहशत फैल गई। हालांकि क्लिनिक पर लगे सीसीटीवी में अपराधियों की सारी करतूत कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह अपराधी बेखौफ होकर क्लिनिक में प्रवेश करते हैं और लगातार फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। घटना नंबर लगाने में कुछ विवाद हुआ था। वो लोग सर पहले चाह रहे थे तुरंत दिखलाने के लिए। यहाँ जो लोग पहले नंबर लगाए हुए थे उन लोग को एतराज़ था, दूसरे पेशेंट को भी एतराज़ था। कुछ याद है कौन लोग थे? ऐसा तो असल में हमसे तो बात होती नहीं,
वो तो हमारे स्टाफ ही उसके। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विवेकानंद झा जी के यहाँ नंबर लगाने के विवाद में पहले से नंबर लगाए हुए मरीज के बाद आने वाले व्यक्ति जबरिया अपने मरीज का पहले इलाज कराने के क्रम में स्टाफ से विवाद करने के बाद फायरिंग आदि घटना कारित किए हैं। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अभी तो ये तलाश की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आवारा पशुओं के अचानक वाहन के आगे आ जाने से लोग काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। इन आवारा पशुओं की चपेट में आ जाने से सिरसा में एक और की जान चली गई। कल देर रात सिरसा के गांव रामनगरिया में मोटरसाइकिल के आगे सांड आ जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार को गंभीर हालत में सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव मधु सिंघाना निवासी रमेश के रूप में हुई। मृतक प्लम्बर का काम करता था और सिरसा से अपना काम खत्म कर अपनी बाइक पर वापस गांव जा रहा था। जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि देर रात उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल के आगे सांड के आ जाने से हादसा हुआ है। रात को हमें सूचना प्राप्त हुई, सवा 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रमेश कुमार सनोप कालूराम जाति कंबोज वासी माधो सिंघाना जो रोड साइड एक्सीडेंट में दाखिल जीएच सिरसा है, जो सूचना पाकर हम जीएच सिरसा पहुँचे। जो शव डेड हाउस के अंदर रखा था, जो आज कार्रवाई की जा रही है। जो पता लगा है कि मोटरसाइकिल के आगे एक सांड की टक्कर होने के कारण मोटरसाइकिल गिरा है, जिसको चोटें लगी है। इत्तफाकिया कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई जा रही है। और सिरसा से मान लो कि मधु सिंघाना गाँव में जा रहा था और आगे सांड आने से उसकी मौत हो गई। क्या काम करता है? ये प्लम्बर का काम करता था सिरसा में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सफल परिणाम देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण बना है सिरसा जिला, जहां ताजा आंकड़ों के मुताबिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिरसा में दिसंबर 2015 तक के 1000 लड़कों के पीछे 994 लड़कियों ने जन्म लिया, जो कि सराहनीय है। सिरसा जिले ने लिंगानुपात में हरियाणा व दूसरे राज्यों के सामने एक मिसाल पेश की है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लिंग जाँच को रोकने के लिए नई योजना तैयार की है, जिसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर लिंग जांच की सूचना देने को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिला के लोगों को जागरूक करने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर बैनर भी लगवा दिए गए हैं। देखिए, जो पिछले 1 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी काम हुआ है, उसका हमें ये परिणाम आज मिला है कि जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, सिरसा में 1000 लड़कों के ऊपर 994 लड़कियां हो गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो संख्या है ये बढ़ रही है लगातार। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि आगे हम कुछ महीनों के बाद ये प्रयास रखेंगे कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के कंपैरिजन में और भी बढ़े। और ये जो प्रोग्राम है इसको भी हम पूरी गति से इसको आगे चलाएं। और इसके अंतर्गत हमने एक हेल्पलाइन का भी लॉन्च करा है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, किसी ने गर्भपात कराया हो या कोई डॉक्टर या कोई RMP या कोई भी दाई इस प्रैक्टिस में शामिल हो, तो उसकी हमें वो सूचना इस नंबर पे दे सकता है। ये जो नंबर है 9467270070, इसका हम पूरा प्रचार भी करेंगे ताकि जो लोगों तक ये नंबर पहुंचे, वो इस पे गुप्त उनका नाम, पता, एड्रेस सब गुप्त रखा जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन देगा और इंफॉर्मेशन देने वाले की जो वो सही इंफॉर्मेशन हो और उसमें हम केस दायर कर सकें, तो उनको 1 लाख रुपए की जो राशि है इनाम के रूप में भी दी जाएगी। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद रेलवे की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है। शनिवार को सुरक्षा का जायजा लेने RPF के DGP राजीव रंजन वर्मा पहुंचे। इस मौके पर राजीव रंजन वर्मा का कहना है कि घटना के बाद उनके रेलवे के जवान हर यात्री पर नजर रखते हैं और चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बढ़ाने का जहाँ तक संबंध है, उसमें हम लोगों ने अन्य इलाकों से बल लाकर विशेष रूप से खासकर जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं और जिस अवधि में ज़्यादा हमारे ऊपर खतरे की आशंका है, उस अवधि में विशेष बल की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पहले से हमारा जो श्वान दल है, बम निरोधक दस्ता है, जितने भी लोग हमारे पैसेंजर आते हैं उन पर नज़र रखी जाती है कि वे लोग उसमें कोई ऐसा व्यक्ति न छुपा हो जो हमारे आम यात्रियों को, पैसेंजर गाड़ियों को, रेल संपत्ति को, रेल के परिचालन को किसी तरह से प्रभावित करे। तो इस तरह के हम लोग नज़र रखते हैं।
लोगों को बीच बीच में हमारी सफलताएं मिली हैं, लोगों को हमने पकड़ा भी है। और इस तरफ मैं समझता हूँ मेरा आरपीएफ, यहाँ की जीआरपी और रेल प्रशासन तीनों मिलकर न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि रास्ते के ट्रैक और जितने भी पुल हैं, पुलियाँ हैं, सब पे हम नज़र रखे हुए हैं, कहीं कोई ऐसी वारदात न कर सके जिससे कि रेल परिचालन को, रेल यात्रियों को और रेल की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे। राजू रंजन वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और पंजाब के स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर हर यात्री पर ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा पठानकोट के हमले के बाद उनके द्वारा और सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहाँ पे बहुत मुस्तैद सुरक्षा है, बहुत पहले से एक वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। वहाँ पे जो भी आपने देखा होगा, आप गए होंगे अवश्य, कि किस तरह से गाड़ियाँ आती हैं, उनको रोक के उनकी तलाशी ली जाती है, तब दूसरे देश में प्रवेश करता है। तो उस तरफ हम न सिर्फ तलाशी के माध्यम से बल्कि लगातार नज़र रखने के माध्यम से ड्रग पेडलिंग के लिए, आतंकवादियों के आने के लिए, विस्फोटक के लिए, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, इन सभी तरफ हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, जागरूक हैं।